ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना स्टार्ट करना है, दैट इज रे ऑप्टिक्स। और ये रे ऑप्टिक्स के बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। और ये रे ऑप्टिक्स में हमें दो ही बातें पढ़ने थे। एक था रिफ्लेक्शन, जिसको हमने फ्रॉम प्लेन सरफेस एज वेल एज फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक है, तो ये दोनों केस में हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी रे ऑप्टिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन भी हमें अगेन दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। एक आएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, ठीक है, एंड दूसरा होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। और बेसिकली यहाँ पे कर्व सरफेस का जो भी एग्जांपल होगा वो लेंसेस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करके लिया है। अभी हम फोकस करेंगे बस रिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले बेसिकली व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या है कि एक फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है कि लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। हम रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने बोला था कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट वन मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है एंड अपने पाथ के अलोंग थोड़ी सी डेविएट होती है। तो इसका मतलब इसको अपन डिफाइन करेंगे एज बेंडिंग ऑफ light rays when it travels from one medium to another medium, one medium to another medium। यानी कि यहाँ पे ये जो बात हो गई मीडियम वाली कि ये एक मीडियम से वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा, ये मस्ट है। इसके सिवा ये रिफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब रिफ्रैक्शन में कंपलसरी लाइट को एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन वेलोसिटी, जिसमें दोनों आ गए, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड प्लस इसकी डायरेक्शन, उसके बाद में वेवलेंथ, ठीक है, उसके बाद में इंटेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है, चेंजेस। बट frequency of light remains same on refraction। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि बस लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, इंटेंसिटी कम होती है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या है कि वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, इंटेंसिटी भी चेंज होगी। तो उस टाइप का जो फेनोमेनन होगा उसको अपन रिफ्रैक्शन ऐसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले से ट्रांसपेरेंट सरफेस लेंगे। रिफ्लेक्शन में हमने प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया था, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सरफेस लेना है। फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये नॉर्मल बनेगा n डैश। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइट रे ऐसे इस तरह से इंसिडेंट होगा। ये इंसिडेंट होने वाला लाइट रे है, इसलिए हम इसको IR बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये IR जो है इसकी मीनिंग हो गई इंसिडेंट रे। अब क्या होगा कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगा वो I बनेगा। तो I का मतलब हो गया
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब उसके बाद में क्या होगा कि अगर यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं होता तो ये लाइट रे इसी पाथ में इस तरह से ट्रैवल कर सकता था। कर नहीं रहा है इसलिए मैंने डॉटेड शो किया है। तो इसको बोला जाता है अनडिविएटेड रे। ये बनता है अनडिविएटेड रे जिसका डिविएशन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसलिए इस लाइट को मीडियम में से तो मतलब दो मीडियम तो चेंज हो रहे, दूसरे मीडियम में तो ये एंटर करता है, लेकिन अपने पाथ के अलोंग थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है, यानी ये यहाँ पे इस तरह से ट्रैवल करता है। इसको बोला जाएगा आर। और ये आर जो है इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टेड रे। ये आर बनेगा रिफ्रैक्टेड रे, जहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आर। लेकिन अब डायग्राम में अगर देखेंगे ध्यान से तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि ये अनडिविएटेड रे है, मतलब लाइट रे यहाँ पे जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिविएशन, ये बनेगा डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा का मतलब होता है एंगल ऑफ डिविएशन। एंड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ये डेल्टा कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग I माइनस आर, वेयर I का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, R का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो डायग्राम शो की है ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे जो एंगल होगा वो उसको बोला जाएगा थीटा जी, और ये थीटा जी का मतलब होगा ग्लांसिंग एंगल। ये थीटा जी का मतलब होगा ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। तो ये बेसिक नोमेनक्लेचर हो गया रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे जो है वो पहला मीडियम था, तो ये बनेगा मीडियम फर्स्ट, ये बनेगा मीडियम सेकंड। इस तरह से लाइट रे फर्स्ट मीडियम में से अगर सेकंड मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो इस टाइप के फिनोमिनन में लाइट अपने पाथ के अलोंग बेंड होता है, एंड ये जो बेंडिंग है ड्यू टू चेंज इन मीडियम ऑफ द लाइट रे, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में थे वैसे यहाँ पे होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या एक्सप्लेन करते हैं, पहले जैसे कि फर्स्ट वन क्या बोलेगा कि IR एंड RR मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। ये दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड में चाहिए, ठीक है। डायग्राम में देखो ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टेड रे दूसरी साइड में, मतलब कि जो लिखा हमने यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सेकंड वन RR IR एंड NN डैश, यानी कि नॉर्मल मस्ट बी इन द सेम प्लेन, मस्ट बी इन द सेम प्लेन। ये तीनों यहाँ पे एक प्लेन में रिक्वायर्ड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज स्नेल्स लॉ, ठीक है। थर्ड वन होता है स्नेल्स लॉ। और ये स्नेल्स लॉ है क्या कि द रेशो ऑफ sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. That is sin I divided by sin R is equals to mu, ठीक है। sin I अपॉन sin R is equals to mu, एंड जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है mu, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम। लेकिन हर बार जब भी हमें एमसीक्यू सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे कि म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये वाला स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में था, ये उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि फर्स्ट मीडियम का म्यू वन अगर लेंगे तो उस मीडियम का एंगल लेना पड़ेगा, यानी बनेगा इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर। ठीक है, तो इस तरह से सिंप्लीफाई होके ये बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन, एंड इस म्यू टू बाय म्यू वन को बोला जाता है म्यू, मतलब कि ये उसके बेसिकली फॉर्म है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम हम फोकस करेंगे ये दोनों फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ एक्सप्लेन करते टाइम एक न्यू कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका नोटेशन यहाँ पे म्यू किया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। जो भी मीडियम, जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे थे, उस मीडियम में से अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है तो लाइट की बेंडिंग होगी। तो ये बेंड करने की जो उस मीडियम की एबिलिटी होगी, उस एबिलिटी को बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका नोटेशन है म्यू। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू टू बाय म्यू वन, जहां पे म्यू टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अब सेकंड मीडियम मतलब जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है। म्यू वन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम मतलब जिस मीडियम में से लाइट ट्रैवल कर रहा है। और इसके और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जैसे कि म्यू इक्वल्स टू होता है म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल्स टू होता है C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू होता है लैम्बडा वन बाई लैम्बडा टू इज इक्वल्स टू होता है tan ऑफ आई फी इज इक्वल्स टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन आई सी। ठीक है, तो ये वेरियस फॉर्म जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दिख रहे हैं, इसमें से किसी ना किसी पार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। ठीक है, तो म्यू टू म्यू वन की मीनिंग मैंने ऊपर लिख दी है। C1 का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। C2 का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। लैम्बडा वन एंड लैम्बडा टू ये बनेंगे वेवलेंथ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम। ठीक है, आईपी का मतलब होगा पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजिंग एंगल। ये आईसी का मतलब होगा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये सब अबव इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आ रहे थे उनकी मैंने मीनिंग्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो ये बनती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब टॉपिक में हमें बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वो आपको मालूम होना चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन, और एक कॉचीज रिलेशन क्या होता है? ये होता है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस ए अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, तो इस रिलेशन को बोला जाता है कॉचीज इक्वेशन, जहाँ पे ये म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्बडा का मतलब है वेवलेंथ। ठीक है, ए एंड म्यू नॉट ये कांस्टेंट है। ठीक है, हर एक केस में ये डिफरेंट होते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इनकी वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट वन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये रिलेटिव टर्म है,
यानी कि हर बार हम क्या करते हैं, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ में कंपैरिजन करके फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेन करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, अगर इस तरह से है कि दो मीडियम दिए आपको एंड उसमें से जो μ2 है ये कोई भी एक डेंसर मीडियम है, एंड μ1 अगर आपको एयर दिया है या फिर वैक्यूम दिया है, तो इस केस में इन दोनों की रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है μ2/μ1। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू को बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि μ1 हमने लिया है फॉर एयर या फिर वैक्यूम, जो सबसे कम होती है हम उसका एज्यूम करते हैं 1, यानी कि क्या होगा कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बन जाएगी। ये इसकी स्पेशलिटी हो गई, ठीक है। एंड दूसरी होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर, और जो अदर है वो कौन है, वो अदर देन एयर और वैक्यूम है, ठीक है। एयर और वैक्यूम छोड़ के दूसरे मीडियम के साथ में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको रिलेटिव बोलेंगे, तो ये बनेगी μ2/μ1। तो अभी क्या हो सकता है कि ये μ1 जो है वो कौन है, ये अदर देन एयर और वैक्यूम है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 छोड़ के है, तो ये म्यू जो है वो लेस देन 1 भी हो सकता है। कब, अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 है तो, और ये म्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है अगर ये μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, मे बी ग्रेटर देन 1 और मे बी लेस देन 1, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन मीडियम, ठीक है। अब कुछ बातें होगी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए कि व्हेन लाइट travels from denser medium to rarer medium, it bends towards normal, and when travels from denser medium to rarer medium, bends away from normal, ठीक है। दो केस देखो, जब ये ट्रैवल करेगा डेंसर टू रेरर तो उस केस में टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड करेगा, एंड उल्टा होगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करता है, बेंड करता है, ठीक है। यानी कि बेंडिंग जो है वो डिपेंड करेगी कि लाइट रे ट्रैवल कहाँ से कहाँ पे कर रहा है, डेंसर टू रेरर कर रहा है या फिर रेरर टू डेंसर कर रहा है, उसके ऊपर ये सब डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कि अगर लाइट एंटर कर रहा है फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू, ठीक है, इफ light enters from vacuum into a medium of refractive index mu, and आपको दिया है and if angle of incidence is doubled, angle of incidence is doubled, then तब क्या होता है,
then R इज इक्वल्स टू होता है cos इनवर्स ऑफ म्यू बाय 2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन है cos इनवर्स ऑफ म्यू बाय 2, वेयर म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन मीडियम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कि इफ अ लाइट falls on transparent surface, then part of light get reflected into same medium and remaining refracted into another medium। ठीक है, then if reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular to each other, अगर ऐसे दिया है तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये रिलेशन यूज करके डायरेक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि उन्होंने देना चाहिए कि वहां पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, नॉर्मल हो गए, तभी हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सपोज एक केस आपको दी है जिसको अपन, ये नेक्स्ट पॉइंट है, उसको एपरेंट शिफ्ट ऐसे बोला जाता है। और ये एपरेंट शिफ्ट है, ये दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा when observer is in rarer medium and object is in denser medium। तो उस केस में अगर आपको रियल डेप्थ h दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोला है, तो जो एपरेंट डेप्थ है वो होती है एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू h बाय म्यू। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन कब, जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है एंड ऑब्जेक्ट जो है जिसको अपन देख रहे हैं वो डेंसर मीडियम में। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन में शिफ्ट ऑकर होगी वो शिफ्ट होती है h इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। टर्म्स की मीनिंग सेम है, h यानी रियल डेप्थ, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर सेम केस उल्टी कर दी, सेकंड केस कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर में आ गया एंड ऑब्जर्वर जो था वो डेंसर में है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एपरेंट डेप्थ जो होती है, एपरेंट डेप्थ वो बनेगी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। एंड अगर शिफ्ट कैलकुलेट करनी है तो ये शिफ्ट बनेगी म्यू माइनस 1 इंटू एच। इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर ये दोनों अगर दो अलग अलग मीडियम में होंगे तो वहां पे उन दोनों में जो एक्चुअल डेप्थ है वो रियल डेप्थ से डिफरेंट होती है। मतलब जब हम ऊपर की इक्वेशन से देखेंगे कि जब हम, या फिर कंक्लूजन में यहाँ पे लिख के देता हूं कि when object is seen from rarer medium which is in denser appears close
In same case, when object is seen from denser, which is in rarer, appears away. ठीक है, ऊपर के रिलेशन से एकदम सिंपल कंक्लूजन है कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, हम रेयर में से देख रहे हैं तो वो क्लोज दिखता है, एंड अगर हम डेंसर में है, ऑब्जेक्ट अगर रेयर में है तो वो अवे दिखता है। और इसका नेचर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है बर्ड का एंड फिश का। आपको मालूम होगा कि बेसिकली इस तरह से ये रिवर वाटर होता है, इस रिवर वाटर में ये फिश है, ये फिश है, ठीक है। और ये फिश को पकड़ने के लिए सपोज ऊपर इस तरह से एक कोई भी बर्ड है, ठीक है, और ये बर्ड यहाँ पे देख रहा है और ये इसको पकड़ने के लिए आने वाला है। तो हमें मालूम है कि हर बार ये जो बर्ड है ये एबल होता है फिश को पकड़ने के लिए। हम एज्यूम करेंगे कि वाटर के सरफेस के ऊपर का डिस्टेंस y है, ये नीचे फिश तक का x है, एंड ये वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये जो बर्ड है वो फिश को पकड़ने के लिए एबल इसलिए होता है क्योंकि ऊपर के डायग्राम से अगर देखेंगे, फॉर फिश बर्ड इज एट डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि ये फिश को क्या लगता है कि ये बर्ड जो है वो थोड़ा सा अवे है, इसलिए वो उसका एक्चुअल जो लोकेशन है बर्ड का वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी खुद की जो स्पीड है वो चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो फिश है वो बर्ड को जब भी देखेगा तो उसको थोड़ा सा दूर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये फिश के लिए बर्ड का जो डिस्टेंस है वो इस तरह से होगा x प्लस म्यू इंटू वाई। लेकिन अगर उल्टी केस हो गई, यानी क्या होगा कि अगर बर्ड फिश को दिख रहा है तो ये बर्ड को जो फिश है थोड़ा सा क्लोजर अपेयर होगा एंड ये खुद की स्पीड बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, फिश अपनी पोजीशन चेंज किए बिना वहीं पे रहेगा, एंड उस केस में जो बर्ड फिश को देखने के बाद इजीली उसको पकड़ सकता है, उस केस में ये डिस्टेंस होगा y इज इक्वल्स टू x बाय म्यू। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बर्ड एंड फिश का रिलेशन है, जो एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ इनके रिलेशन के ऊपर से हमने बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये बर्ड फिश को कैच करके खा जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल फिनोमेनन है, बाय ऑब्जर्वेशन हम फिजिक्स के रूल अप्लाई करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर सेम पार्ट के ऊपर वर्क करेंगे तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट आती है जिसको बोला जाता है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, तो अब ये नॉर्मल शिफ्ट क्या है कि बेसिकली if a glass slab of refractive index mu placed in air between object and observer, between object and observer, देन उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल अपीयर नियरर बाय t इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू, ठीक है। वेयर t का मतलब होगा थिकनेस ऑफ स्लैब एंड म्यू का मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, ठीक है। तो ये इतने डिस्टेंस से, फिर से लिखता हूं कि t इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू, इतने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लोजर दिखता है जब हम उसको ग्लास के स्लैब में से देखते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल शिफ्ट होती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यहाँ पे चेंजेस आते हैं।
लेकिन अगर आपको कंडीशन इस तरह से दी है कि फर्स्ट ग्लास स्लैब है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, थिकनेस h2 दी है, दूसरी ग्लास स्लैब जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड थिकनेस अगर h1 दी है, तो इस केस में अगर आपको शिफ्ट निकालनी है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए ये h1/μ1 प्लस h2/μ2, मतलब दोनों की वजह से जो शिफ्ट हो रही है उसकी यहाँ पे डायरेक्टली एडिशन करनी पड़ेगी एंड उसके बाद में हम एक्चुअल जो भी पोजीशन होगी उसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल शिफ्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, दैट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एंड क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट विल बी TIR। TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये कंसेप्ट आती कहाँ से, देखो हमने स्टार्ट में एक कंक्लूजन लिखा था कि क्या था कंक्लूजन, कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लाइट जब भी ट्रैवल करता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम वो नॉर्मल से अवे बेंड होता है। तो हम ये कंडीशन यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस मैंने ले लिया, यहाँ पे कौन है, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे कौन है, ये रेयर मीडियम है। ठीक है, एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो अब कंडीशन ये बोलती है कि जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। तो फॉर एग्जांपल एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंस हो गई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I था, तो ये लाइट क्या करेगी, इस पाथ से जाना चाहिए था उसको, लेकिन अवे बेंड होगी मतलब यहाँ पे जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइट के लिए क्या होगा, हम थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे, फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पहले I था, I1 था, अब ये I2 बनेगा, तो ये लाइट रे अवे बेंड होके इधर जाएगा। और अगर सेम केस को हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट केस में हम और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एक केस ऐसी आएगी कि एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगा और वो रिफ्रैक्ट होके डायरेक्टली ये सरफेस को पैरेलल, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये जो है वो परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री बनाएगा। तो उस केस में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको बोला जाता है IC यानी क्रिटिकल एंगल। तो जो डायग्राम में एक्सप्लेन किया था वही मैं लिख के दे रहा हूँ। तो क्रिटिकल एंगल मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एंगल मतलब कि होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction becomes 90 degree when light travels from denser medium to रेयर मीडियम। ठीक है, ये कंडीशन है कि लाइट को ट्रैवल होना पड़ेगा फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। उस केस में ऐसा एंगल कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बना है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। अब डायग्राम में देखो, अगर कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बन जाएगा, यानी कि ये I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बना दिया, तो ये लाइट रे वापस उसी मीडियम में आने वाला है। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। उससे पहले क्रिटिकल एंगल डिनोटेड बाय IC। अब देखो कंडीशन क्या है कि ये IC इज इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। कहाँ से आ रहा है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बोला था μ इज इक्वल्स टू 1/sin IC। तो साइन IC इधर आएगा 1/μ, IC इक्वल टू बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। इसके बाद में हमें डिस्कस करना था अबाउट टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन के अबाउट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हमने पहले से ही TIR बोल के रखा है। अब ये TIR मतलब क्या, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था वही है कि द phenomenon in which whole light get reflected back into same medium, ठीक है। या फिर डिटेल में लिखेंगे कि when light travels from denser medium to rarer medium, incident at an angle of incidence greater than critical angle, whole light get reflected back into same medium, एंड इसी फिनोमिनन को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब कि लाइट को रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में जाना था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ गई कि लाइट की बेंडिंग बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि की पूरी लाइट उसी मीडियम में वापस आ रही है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है TIR। तो कंडीशन फॉर TIR क्या हो गई, जो ऊपर लिखी है वही है कि I must be greater than IC and light must travel from denser to rarer medium, हो गया। बस इसका एक एडवांटेज होता है कि इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 100% of light get reflected back, ठीक है। मतलब यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी का कुछ भी चेंज ऑकर नहीं होता है, इसलिए हम सेम फिनोमिनन का यूज करते हैं इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है कि ऐसे एक मीडियम होता है और उसके बाजू में ऐसे क्लैडिंग होती है, और इसमें हम यहाँ पे एक एंड से लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो ये लाइट ऐसे यहाँ पे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके ट्रैवल करता है, और यहाँ पे जो ये मीडियम होगा ये डेंसर होता है, ये मीडियम रेयर होता है, ठीक है। ये जो है वो रेयर होता है एंड ये जो है वो डेंसर होता है, यानी कि लाइट डेंसर में से रेयर ट्रैवल करती है और उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। यहाँ पे लाइट की स्पीड से डेटा भी ट्रांसफर होता है एंड इंटेंसिटी में यहाँ पे कोई भी चेंज ऑकर नहीं होता है, ठीक है। तो ये TIR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स रेयर मीडियम, मतलब लाइट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। If reflected and refracted light rays are perpendicular to each other, if reflected and refracted rays becomes perpendicular to each other, then उस केस में जो क्रिटिकल एंगल होगा IC ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ tan I, ठीक है। तो उस केस में क्रिटिकल एंगल बनेगा साइन इनवर्स ऑफ tan I, ठीक है। अभी क्रिटिकल एंगल रिलेटेड नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक ऐसे वाटर दी है या फिर कोई भी लिक्विड दिया है और बोला जाता है, ये क्वेश्चन अलग फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है ना, और बोला जाता है कि यहाँ पे एक लाइट हमने प्लेस किया था, तो होगा क्या कि ये लाइट की रेज इस तरह से ट्रैवल करेगी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में,
लेकिन जो लाइट रे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ IC क्रिटिकल एंगल। ये भी बनेगा IC। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये IC के बाद में इस पोर्शन में जो भी लाइट रेज आएंगे वो वापस सेम लिक्विड में या फिर वाटर में आते हैं। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो बस इतने ही सर्कुलर पार्ट में ये लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क बन जाती है जिससे लाइट इमिट होती है। ठीक है, तो ये सर्कुलर डिस्क यहाँ पे जो बन गई, सपोज ये उसकी रेडियस हो गई R। ये जो सोर्स है उसको सरफेस से H इतनी डेप्थ पे अगर हमने रखा था, एंड इस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको म्यू दी है, तो उस केस में ये सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस है वो होती है H/√μ²-1। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेडियस होती है H/√μ²-1। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये हो गया बेसिक बातें रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है प्रिज्म, जिसके ऊपर भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी आता है। तो जो प्रिज्म रिलेटेड बातें होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस हुआ था, इसका प्रिज्म का पार्ट बाकी है। तो प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, उसमें जो लेंस आएगा दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। और इसके जो MCQs होंगे वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। अगर थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए एंड PDF फॉर्म में वर्कशीट चाहिए तो आपको 9518558037 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। देयर यू विल गेट द नोट्स। ठीक है, थैंक यू।